स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। केवल हत्यारे हो तुम्हें तो देखते तुम्हारे माता पिता का अनुमान लगाया जा सकता है। वो भी अवश्य तुम्हारी तरह स्वार्थी और क्रूर रहे होंगे, इसीलिए पिता महाराज ने उन्हें मार दिया, तुम्हारी मां को बंदी बना के रखा। क्या हुआ चंद्र? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? उसका इतना साहस! इसे कैसे कह सकती हो? किसी को कोई अधिकार नहीं है मेरे परिवार के बारे में कुछ भी कहने का। इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ इतना कुछ किया, उसके बाद भी मैंने इन्हें हमारे महल में रहने दिया। मैंने इसे, इसकी माँ को, उसकी भाभी को, किसी को कष्ट नहीं आने दिया। शांत हो जाओ चंद्र, उसके बारे में सोचकर अपना मन खराब मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे करीब। और वैसे भी ये सब तो होना ही था। वो हमारे शत्रु की बेटी जो है, उसके बारे में सोचकर तुम अपना वक्त जाया मत करो चंद्र। ये किसकी परछाई थी? इस समय कौन हो सकता है? ये कौन है जो इतनी रात को इस तरह छिपकर मंदिर की ओर जा रहा है? छाया? सत्या, कितना समय हो गया ना हमें मिले हुए। पहले कैसे हम रोज मिला करते थे, परंतु जब से चंद्र ने राजगद्दी संभाली है तब से। अब इस बातें छिपकर मिलना ठीक नहीं है। हम वैशाली में मिले थे और तब से लेकर आज तक हमने अपने प्रेम संबंध को छुपा कर रखा है। पर छाया, अब तुम्हारा भाई मगध का राजा बन गया है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मगध की राजकुमारी का विवाह एक सोना गढ़ने वाले के साथ हो। छाया, इस बार तो मैं यहाँ पर तुम्हारे भाई के विवाह के लिए गहने लाने के बहाने से आ गया, पर हर बार ये बहाना नहीं मिल पाएगा छाया। परंतु मैं स्वयं को राजकुमारी नहीं समझती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। छाया, तुम समझती नहीं हो, ये सब इतना सरल नहीं है। सत्य तो ये है कि अब तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक चंद्र के राजा बनने से पूर्व मैं और सत्या साथ कार्य करते थे। अब फिर चाहने लगे एक दूसरे को, परंतु तुम इससे ऐसे छिप छिप कर क्यों मिल रही हो? यदि तुम इससे विवाह करना चाहती हो तो अपने भाई से बोल दो, वो अपनी बहन की बात नहीं टालेगा। वो नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसे घृणा की परिभाषा आती है। प्रेम क्या होता है वो नहीं समझता है। वो केवल युद्ध करना जानता है, प्रतिशोध लेना जानता है। प्यार क्या होता है वो इससे अपरिचित है। यदि वो समझ भी गया तो क्या होगा? वही जो आचार्य चाणक्य चाहते हैं, और उनके लिए कूटनीति और साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। और वो तो यही चाहेंगे कि चंद्र मेरा विवाह किसी राजवंश में करा दे,
ताकि मगध की ताकत और बढ़ सके, और फिर मेरा विवाह भी एक राजनीतिक समझौता बन के रह जाएगा। नंदिनी, तुम किसी को बात मत बताना। यदि आचार्य को ये ज्ञात हो गया तो वो सत्य की हत्या भी करवा सकते। क्या? तुम ये बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम हुआ है? हाँ, अपने पिता महाराज से। निश्चित रूप से पिता और प्रेमी की भावनाएं भिन्न होती है, परंतु उसका तेज और उसकी आत्मा एक ही होती है। आप जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं, उसके लिए आप सब कुछ त्याग सकते हैं, हंसते हंसते अपने प्राण दे सकते हैं। वही प्रेम है। मैं भी सत्य से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं उसके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, परंतु उसके प्राण जाते नहीं देख सकती। नंदिनी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, भगवान के लिए अपना मुंह मत खोलना। नहीं, मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी। ये दासी सैनिक की आरती क्यों उतार रही है? आप दिन रात यहाँ पहरा देकर हमारे और हमारे महल की रक्षा करते हैं, इसलिए आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपको राखी बांध रही हूँ। एक समय था जब मेरे आगे एक साथ 9 कलाइयां आगे आती थी राखी बंधवाने के लिए, परंतु आज महाराज, ये है अजमेर के राजा, काशी, छेदी, पांचाल, गंधार और कलिंगा के महाराज। आचार्य, आचार्य, मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा, किंतु क्या आपने इन्हें भी आमंत्रित किया है? हाँ चंद्र, क्योंकि मगध पर हमारी जीत में इन डकैतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और आज जब हमारे राज्य के 16 जनपदों के राजा हमारे राज्य की सीमा विस्तार हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो इन्हें भी सम्मिलित होने का अधिकार है। जी आचार्य, जैसा आप उचित समझे। आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घोषणा के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं मगध नरेश चंद्रगुप्त मौर्य घोषणा करता हूं कि संपूर्ण भारत की उन्नति के लिए कन्याकुमारी अंतरिक्ष से अतक तक, बंगसैंग और कटक तक राज्यों की नीतियां मगध के महामंत्री मेरे आचार्य चाणक्य ही सुनिश्चित करेंगे। हमारा निर्णय है कि हर एक राज्य में कम से कम 8 मंत्रियों का मंत्री परिषद, जो कि धर्माध्यक्ष, राष्ट्रपाल और अमात्य परिषद से सुझाव लेकर राजा को उसका कर्तव्य निभाने में उसकी सहायता करेगा। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी छाया आपसे भेंट करना चाहती हैं। परंतु क्यों मैं भीतर नहीं जा सकती? आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। क्षमा करिए रानी, परंतु हमें आदेश मिले हैं, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मगध की रानी हूँ और मुझे मेरे भाई के हाथ में राखी बांधने का पूरा अधिकार है। क्षमा कीजिए, मैं तो महाराज की आज्ञा का पालन कर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। राज आज्ञा नहीं है। पुराने राजा के वंश का कोई भी, बालक हो या बड़ा, इनसे नहीं मिल सकता। मेरे जीवन में पहली बार तुमने मुझे राखी बांधी है। मैं मानता हूँ कि इतने वर्षों तक हम एक दूसरे से दूर थे और इतने वर्षों तक मैं तुम्हें कोई उपहार नहीं दे पाया, किंतु इतने वर्षों की भरपाई मुझे अवश्य करनी है। अर्थात मैं तुम्हें एक नहीं अपितु 2 उपहार दूंगा।
मेरा पहला उपहार होगा। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जीवन भर मुझसे कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और मेरा जो दूसरा उपहार है वो शायद तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। ऐसा लगता है कि चंद्र ने मेरे मन की बात जान ली है। क्या वो जान गया है कि मैं और सत्यजीत एक दूसरे से प्रेम करते हैं? इनसे मिलो। ये कलिंगा के राजकुमार करणदेव, ये मेरे प्रिय मित्र हैं और तक्षशिला में सहपाठी भी थे। इसलिए आज सबके समक्ष ये कहते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मेरी प्रिय बहन और कलिंगा के राजकुमार करणदेव का संबंध मैं सुनिश्चित करता हूं। बिना अनुमति के यहाँ कैसे आई? न्याय मांगने वालों के लिए राजा की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मगध के हर एक निवासी को न्याय मिलना उसका संपूर्ण अधिकार है, फिर चाहे वो मगध की महारानी क्यों ना हो। किंतु उचित समय का ध्यान देना आवश्यक होता है महारानी। हमारे राज्य में हर सप्ताह न्याय सभा लगती है जहाँ प्रार्थी की सुनी जाती है। तुम चाहो तो उस समय आ सकती हो। नहीं, आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी अभी और इसी समय, क्योंकि यदि ये समय बीत गया तो फिर आपके न्याय का कोई अर्थ ही नहीं होगा। आप मेरी प्रार्थना आज और अभी सुनेंगे। बताओ किसके विरुद्ध है तुम्हारी प्रार्थना? मगधराज के विरुद्ध। शांत। बताओ ऐसा क्या अन्याय किया है मगध नरेश ने? अन्याय? जब महाराजा की बहन उसे राखी बांध सकती है तो फिर मैं अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांध सकती? क्योंकि तुम्हारा भाई केवल तुम्हारा भाई नहीं, वो राज्य का शत्रु है, विद्रोही है, और एक विद्रोही से मिलने की अनुमति किसी को नहीं है। ये कैसा नियम है? राजा की बहन उसे राखी बांध सकती है परंतु राजा की पत्नी अपने भाई को राखी नहीं बांध सकती। अगर मेरा भाई विद्रोही, उसका दंड मुझे क्यों मिल रहा है? एक बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, ये उसका पूरा अधिकार है। मुझे अच्छी तरीके से स्मरण है, जब पिता महाराज का ये राज्य था तो हर स्त्री को सम्मान मिलता था, उसके अधिकार कभी छीने नहीं जाते थे। लज्जा आती है मुझे कि उसी मगध में स्त्री का अधिकार छीना गया है। तुम्हारे पिता के राज्य में स्त्रियों की क्या दशा थी, यही जानना चाहती हो ना तुम? तो जाओ जाकर मिलो मेरी माँ से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि किस प्रकार तुम्हारे ही पिता ने वर्षों तक अत्याचार किया उस पर। यही जानना चाहती हो ना कि क्या क्या अधिकार मिले स्त्रियों को? तो जाओ जाकर मिलो मेरी बहन से, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि आज जीवन में पहली बार उसने अपने भाई के हाथ पर राखी बांधी, जिस अधिकार से वर्षों तक वो वंचित थी, केवल और केवल तुम्हारे पिता के कारण। एक बात और नंदिनी, तुम एक राजा की पत्नी हो और एक राजा की पुत्री थी, तो तुम्हें भली बात ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार एक राजा के साथ बर्ताव करना चाहिए, कि किस प्रकार भरी सभा में सम्मान सहित उसे संबोधित करना चाहिए। आज तुमने भरी सभा में मुझसे प्रश्न किया, उसका उत्तर मैंने तुम्हें भले ही ना दिया। तुम्हारे सम्मान के लिए ही मैं वहां चुप रहा,
मैंने तुम्हारे सम्मान के लिए सबके सामने विनती की। देखो नंदिनी, तुम्हारे पिता भले एक अच्छे पिता रहे होंगे, किंतु वो प्रजा के लिए कभी भी एक अच्छे राजा नहीं थे। इसलिए भविष्य में कभी भी मेरी तुलना उनसे मत करना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को वचन दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी प्रजा में हर एक निवासी को समान रूप से न्याय मिलेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आज मैं तुम्हें अनुमति दूंगा कि तुम जाकर अपने भाई के कलाई पर राखी बांधो, किंतु इस कारण नहीं कि तुमने भरी सभा में तमाशा किया, अभी तो इस कारण कि भारतीय परंपरा के अनुसार हर एक रिश्ते का अलग महत्व होता है, फिर चाहे किसी का भाई एक राजद्रोही क्यों ना हो। इसलिए आज मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधो। इन्हें इनके विद्रोही भाई से मिलने दिया जाए। रानी, आप भीतर प्रवेश कर सकती हैं। जो हाथ सदा मेरे सर पर मेरी रक्षा के लिए रहा करते थे, उसकी आज ये दशा। नंदिनी, इन लोगों ने मुझे पीड़ा देने के कितने प्रयत्न किए, पर फिर भी मेरे मुख पर संतोष है। मुझे ज्ञात है मेरे भैया बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, उन्हें कुछ नहीं होगा। नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही? तुम्हें आने किसने दिया? आज के दिन में कैसे नहीं आती भैया? आज रक्षाबंधन जो है, अपने सभी भाइयों से कितने उपहार भेंट में मिलते थे, और तुम उन उपहारों को देखकर कितना प्रसन्न हुआ करती थी। पर इस बार मेरी विवशता देखो नंदिनी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा, ऐसा उपहार तुम्हें आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। नंदिनी, एक सूचना है। नंदिनी, पिता महाराज जीवित है। मैं जानती हूँ भैया, मुझे क्या था कि पिता महाराज जीवित है। तुम्हें किसने बताया? हेलेना ने। अर्थात चंद्र को भी ये पता चल जाएगा, और फिर वो अपनी सेना को पिता महाराज को खोजने के लिए भेज देगा। नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं होने दूंगा। पिता महाराज को इस बात का ज्ञात नहीं है कि ये सूचना महल में फैल चुकी है। तुम्हें मेरा साथ देना होगा नंदिनी। भैया शांत हो जाओ भैया, ये बात किसी को पता नहीं चलेगा कि पिता महाराज जीवित है। ये तुम कैसी बात कर रही हो नंदिनी? हेलेना चंद्र की पत्नी है, और आज नहीं तो कल चंद्र को सब कुछ बता देगी।
नंदिनी, मेरे पास केवल एक ही उपाय है। इससे पहले कि चंद्र को कुछ पता चले और वो पिता महाराज तक पहुंचे, तुम्हें मुझे यहाँ से निकलवाना होगा। नंदिनी, कुछ तो बोलो, तुम मौन क्यों? नंदिनी, तुम मुझे यहाँ से निकलवाओगी ना? नंदिनी, ये मेरे, तुम्हारे या पिता महाराज के जीवन का विषय नहीं, परंतु महल में बंदी बनी हमारी परिवार की स्त्रियों के जीवन का प्रश्न है। मुझे तुम किसी भी प्रकार से यहाँ से निकलवाओ नंदिनी, और फिर मैं तुम सबको यहाँ से मुक्त करवाऊंगा। नंदिनी, ये तुम्हारे भाई का वचन है, बस मेरी सहायता करो नंदिनी, मुझे वचन दो, तुम करोगे ना नंदिनी? हाँ भैया, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं पिता महाराज और हमारे परिवार को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। केवल मैं एक उचित समय की प्रतीक्षा करूंगी।